Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Words IS. I hope everyone is doing well. So, today is 18 December 2023, and we are going to discuss some important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Edwards IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, 9 वर्कर्स किल्ड इन ब्लास्ट इन एन एक्सप्लोजिव फैक्ट्री नियर नागपुर. अब नागपुर के पास में एक एक्सप्लोजिव फैक्ट्री थी और उस एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में क्या होता है, ब्लास्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो 9 वर्कर्स हैं आपके 9 वर्कर्स वर किल्ड. सो इन 9 पर्सन 6 ऑफ देम वर विमेन एंड विमेन वर किल्ड. इस 9 में से जो 6 वर्कर्स थी वो कौन थी, विमेन थी, और 3 वर सीरियसली इंजर्ड. उस ब्लास्ट के कारण वो इतने ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हैं कि आप मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हैं. ओके, सो ये ब्लास्ट एक्चुअली हुआ कैसे है, वहाँ पर क्या हो रहा था, आपका जो एक्सप्लोजिव रॉ मटेरियल की सीविंग्स की जा रही थी. पहले क्या होता है, जो भी एक्सप्लोजिव रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ भी अगर हमें बनाना होता है, जो कोल माइन से यहाँ पर बनाए जाते हैं, तो एक्चुअली क्या हो जाता है, उसमें सीविंग की जाती है, उनको मतलब छाना जाता है. सीविंग मतलब उन्हें छाना जाता है. तो जब यहाँ पर जो एक्सप्लोजिव रॉ मटेरियल्स को सीव किया जा रहा था, छाना जा रहा था, जो सीविंग ऑपरेशन चल रहा था, उसी के दौरान ड्यूरिंग दैट टाइम यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर ही पूरा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण यहाँ पे 9 लोगों की यहाँ पर जान जाती है. उस 9 में से 6 लोग यहाँ पे विमेन है आपकी, 6 आर विमेन एंड 3 आर सीरियसली इंजर्ड. मतलब उनकी कंडीशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है. ओके, सो आई होप यहाँ पर सिर्फ आपके लिए अब ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये अनाउंस किया है कि हम क्या करेंगे, जो भी विक्टिम्स हैं उन्हें यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी विक्टिम्स हैं उन्हें फॉलोअप किया जाएगा, उनको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी. बट दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. ओके, सो देखिए अब इस तरीके के अगर इंसिडेंट्स होते हैं तो इससे क्या समझ में आता है. सो एक्सप्लोजन टुक प्लेस इन द यूनिट मेकिंग बूस्टर यूज्ड इन अ कोल माइंस. कंपनी मेक्स ड्रॉन्स एंड एक्सप्लोजिव फॉर सिक्योरिटी यूनिट्स. अभी जो कंपनी थी वो क्या करती थी, जो एक्सप्लोजिव आइटम्स बनाती थी वो किसके लिए बनाती थी, मेनली यहाँ पे ड्रोन्स और जो भी हमारे सिक्योरिटी यूनिट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक्सप्लोजन को बनाया जाता था. ओके, सो ये आपके लिए अपडेट थी. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, आपके लिए ये आर्टिकल यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. ग्लोबल कोल डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन 2.3% बाय 2026 IEA. यहाँ पर आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. देखिए अभी तो ये सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, डेटा निकाला जा रहा है कि हम अगर ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं तो जो कोल की डिमांड होगी वो डिक्लाइन होगी बाय 2.3% इन 2026. मतलब 2026 तक ये 2.3% डिक्लाइन हो जाएगी. अब दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट निकल कर आता है, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. ये क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. पहले हम बात कर लेते हैं इस आर्टिकल में क्या कंटेक्स्ट है, क्या दिया गया है. सो ये कहा जा रहा है कि अगर हम 2026 तक देखें, बाय 2026 तक 2.3% क्या होगा, कोल का डिमांड यहाँ पर कम होगा. आपका जो ग्लोबल कोल है वो डिक्लाइन होगी. बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये जो इंडिया की डिमांड है वो यहाँ पर राइज होगी, है ना, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो राइज हो रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी और जो अदर यहाँ पर इवेंट्स हैं वो भी क्या हो रही है, डिमांड जो है इंक्रीज हो रही है. सो ड्यू टू दैट रीजन इट इज एक्सपेक्टेड, तो इंडिया के लिए 8% यहाँ पर राइज होगा और चाइना के लिए 5% यहाँ पर जो कोल की डिमांड है बाय 2023 ये यहाँ पर आपकी बढ़ेगी. ऑल्दो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं किसी की डिमांड कम क्यों होगी, तो डिमांड कम इसलिए होगी क्योंकि देखिए हम अब किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं. पहली चीज तो ये. दूसरा इसमें ये कहा जा रहा है कि कोल की डिमांड यहाँ पर 2024 से लेकर 2026 के बीच में ज्यादा डिक्लाइन होगी. क्यों डिक्लाइन होगी, पहले हम समझते हैं. 2023 में जो डिमांड है वो तो इंक्रीज होगी, आपको यहाँ पर ये समझना है. 2023 में डिमांड कोल की इंक्रीज होगी, डिमांड यहाँ पर कम डिक्लाइन होगी 2024 एंड 2026 ड्यू टू ग्लोबल क्लाइमेट. यहाँ पर जो ग्लोबल क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो इस टाइम पीरियड के बीच में क्या आना चाहिए था, अल नीना कंडीशन होनी चाहिए थी. कौन सी, अल नीनो कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए थी. बट ग्लोबल कंडीशन के कारण ये कंडीशन चेंज होकर किस में चेंज हो गई है, आपकी ला नीना में टर्न हो गई है. किसमें, लालीना में टर्न हो गई. इसके कारण क्या होगा कि बहुत ज्यादा हमको एक तरीके से आप कह सकते हैं बेटर रेनफॉल मिलेगी. अब बेटर रेनफॉल यहाँ पर जब आपको दिखाई देगी तो हम क्या हो गए, जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट्स हैं उन्हें यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी और जो भी पावर का जनरेशन है वो किससे करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आउट जो आपके
रिसोर्सेस है वहां से पावर को जनरेट किया जाएगा, एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। सो ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पर हमने क्या देखा कि 2026 तक अब हमने क्या किया, एनर्जी का जो डिमांड था वो हाइड्रो पावर प्लांट से जनरेट कर लिया, तो 2.3% तक इट इज लाइकली टू डिक्लाइन। ओके हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से डिक्लाइन होगा, बट इट इज लाइकली टू डिक्लाइन। तो अब इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए अदर कंट्रीज के लिए हम बात करते हैं, इंडिया के लिए बात करते हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए डिमांड तो इंक्रीज होगी, बट अगर हम अदर कंट्रीज की, चाइना की डिमांड कम होगी, आसियान नेशन की थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर हाई रहेगी। फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन की भी जो डिमांड होगी वो यहाँ पर कोल कंजप्शन में कम होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। व्हाट इज दिस, आईईए, ये आपका एस्टैब्लिश होता है 1974 में एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ ओईसीडी। सो आईईए क्या है, एक आपकी ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मिशन क्या है, इसका मेन मिशन ये है कि टू इंश्योर रिलायबल, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर इट्स मेंबर कंट्रीज एंड बियॉन्ड। मतलब जो भी इस एजेंसी के मेंबर्स हैं और इसके बाहर भी जो भी अदर कंट्रीज हैं उनके लिए हम क्या कर सके, एक रिलायबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को इंश्योर कर सके। इसका मिशन यहाँ पर जो 4 मेन एरियाज हैं उस पर फोकस करता है, किस पे, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर किस तरीके से हम एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को रेज करना, इंगेजमेंट पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, पेरिस, फ्रांस में। रोल्स की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया, इसका रोल क्या है कि पहले तो 1973 और 74 में जब ऑयल क्राइसिस आता है ना, ऑयल क्राइसिस आता है, तो एट दैट टाइम यहाँ पर जो मेजर सप्लाई थी उसमें ऑयल की बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो डिस्ट्रप्शन था इसके कारण जो मेंबर कंट्रीज थी उनको हेल्प चाहिए थी, तो यहाँ पर कौन आता है, आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यहाँ पर सामने निकल कर आती है और यहाँ पर कॉपरेशन करती है, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन होते हैं, मल्टी नेशनल एजेंसीज यहाँ पर फॉस्टरिंग होती है, सारी चीज़ें आती हैं जो कि एनर्जी पॉलिसी को यहाँ पर प्रमोट करने का काम करती हैं। कंपोजिशन की भी बात कर लेते हैं, इसमें एट प्रेजेंट 30 मेंबर्स हैं। ओके सो आई फैमिली ऑल्सो इंक्लूड 8 एसोसिएट कंट्रीज, इसमें मेनली 8 एसोसिएट कंट्रीज भी आपकी इंक्लूड हैं। और रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एजेंसी कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करती है। तो फर्स्ट है ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी क्या है और CO2 का स्टेटस क्या है उसकी रिपोर्ट। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर ये आपकी जो 5 रिपोर्ट्स हैं ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा से रिलीज किया जाता है। ओके सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ यहाँ पर आप सभी को ये छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर पता होगा, काशी तमिल संगम इज स्ट्रेंथनिंग आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। हमने यहाँ पे काशी तमिल संगम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, काशी तमिल संगम किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर जो तमिलियंस हैं वो काशी में सारी चीजें, कि हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को साउथ से ऐड कर रहे हैं। अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो दोनों यहाँ पर बहुत ही पुराने कल्चर हैं आपके, है ना, सिस्टम है आपका, पूरा कल्चर है, तो इन्हें किस तरीके से यहाँ पर हम क्या करें। So PM Modi during the inauguration of the Kasi Tamil Sangam at नमो घाट in वाराणसी, वाराणसी में यहाँ पे नमो घाट में इसका इनोग्रेशन किया जाता है और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो संगम है ये क्या करेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो आइडिया है हमारा उसे स्ट्रेंथन करेगा। ओके सो आई होप फ्रंट पेज में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थे वो हमने डिस्कस किया और आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कैजुएटिव फैक्टर बिहाइंड द इंडिगो एंड ब्लू रेवोल्यूशन इन 1859। तो यहाँ पर 1859 में जो आपका इंडिगो और ब्लू रेवोल्यूशन होता है तो इसके लिए मेन क्या फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये रेवोल्यूशन हुआ क्यों। ओके सो फर्स्ट है, द पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू प्लांट इंडिगो रादर देन अ फूड क्रॉप्स। यहाँ पर जो पीजेंट्स थे उनको कंपेल किया गया, मतलब उनके लिए कंपलसरी बनाया गया कि आपको क्या करना है, फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं करना है, आपको इंडिगो की खेती करनी है। तो पहला चीज ये कंपल्शन बनाया गया। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये आपको बताना है। सेकेंड स्टेटमेंट इज, द पीजेंट्स वर प्रोवाइडेड लोन्स कॉल्ड डेंडोन फॉर इंडिगो प्लांटिंग विच वर एट अ हाई इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर जो मतलब क्या होता, पीजेंट्स को लोन प्रोवाइड किया जा रहा था। क्यों प्रोवाइड कर रहे थे, एक डेंडोन नाम की, मतलब इंडिगो प्लांटिंग के लिए यहाँ पे डेंडोन की हमें जरूरत होती है, तो उसे परचेस करने के लिए यहाँ पे लोन दिया जा रहा था। और जो लोन दिया जा रहा था उसका जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, आपका हाई था। थर्ड हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ फार्म लैंड बाय ब्रिटिश फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर
क्या ब्रिटिशर्स ने जो आपके फार्म लैंड थे उनको एक्वायर कर लिया था फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट, ये आपको बताना है। कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको पता करना है और उस बेसिस पर आपके पास ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 एंड नन। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर। एज ऑलवेज आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के एंड में दिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज which one of the following national park lies completely in the temperate alpine zone। अब इसमें से आपको ये बताना, आपके पास 4 नेशनल पार्क हैं, मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इन चारों में से कौन सा आपका कंप्लीटली टेम्परेट अल्पाइन जोन में आता है? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को यहाँ पर करने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। सो देखिए ये आर्टिकल जो है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पूरी देखिए सिंपल है, ये आर्टिकल आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है कि कितना बड़ा आर्टिकल है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और इसमें बहुत अच्छे से इन्होंने इजी लैंग्वेज में इसको एनालाइज किया है। इवन आप बिना पढ़े मतलब एक बार इसको रीड करेंगे आपको पूरा आर्टिकल क्लियर हो जाएगा। अब इस आर्टिकल में हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करते हैं। उससे पहले On December 18, 2006, the Rajya Sabha endorsed the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Recognition of Forest Right Act, enacted by the Lok Sabha। यहाँ पर 2006 में क्या होता है? Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Recognition of Forest Right Act यहाँ पर इनेक्ट किया जाता है, जिसको हम Forest Right Act भी कहते हैं। मेनली मतलब इतना बड़ा नाम ना लेकर हम इसे सिंपल Forest Right Act भी कहते हैं और FRA भी कहते हैं। ओके, अब इसमें ये कहा जाए कि अनफॉर्चुनेटली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FRA हैज बीन प्लेग्ड बाय पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। अब यहाँ पर मेनली ये कहा गया था कि जो हमारा फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट था इसका बहुत ही सालों से जब हमारे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर राज किया था इंडिया में, उसके पहले उस टाइम से यहाँ पर ये जो इशू है फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट का ये यहाँ पर बना हुआ था। तो ये आपका लॉन्ग ड्रॉन कन्फ्लिक्ट था, तो इसको खत्म करने के लिए यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो पॉलिटिकल अपोनिज्म है उसके कारण यहाँ पर इस एक्ट का सही से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। सो हेंस आफ्टर 17 years आफ्टर इट वाज इनेक्टेड, द FRA हैज बियरली बिगिन टू डिलीवर ऑन इट्स प्रॉमिस ऑफ फ्रीइंग फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब आफ्टर 17 यहाँ पर 17 साल हो चुके हैं इस एक्ट को। अब धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉमिस किया जा रहा है कि जो भी फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ यहाँ पे हिस्टोरिक इनजस्टिस हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन यहाँ पर फॉरेस्ट ऑफ गवर्नेंस हुआ है, उसको हम समझेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। अब ये हिस्टोरिक इनजस्टिस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं थे, कॉलोनिज्म नहीं था, उससे पहले क्या था? जो भी आपके फॉरेस्ट की बात करते हैं और फॉरेस्ट के आसपास का जो लार्ज रीजन आपका आता था वो किसके कंट्रोल में रहता था? वहां के जो पूरे कस्टमरी राइट्स थे वो लोकल कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर एंजॉय किए जाते थे। किसके द्वारा? लोकल कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर एंजॉय किए जाते थे। उसके बाद क्या होता है कि इवन जो हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर एरिया है आपका, ठीक है, और इतने एरिया में आपका फॉरेस्ट है, ये आपका पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी रहती थी ना, तो उनका पूरा यहाँ पे कस्टमरी राइट्स रहता था। अगर यहाँ पे कोई प्रिंस भी है, किंग भी है, तो वो भी क्या करता था? उनके हंटिंग तक तो ठीक थी बात। सो आप यहाँ पर देखेंगे even when the kings claim hunting rights in certain forest, local communities continue to enjoy all other forest benefits। तो यहाँ पर हंटिंग राइट्स के साथ साथ यहाँ पर जितने भी अदर बेनिफिट्स हैं फॉरेस्ट के, तो वो किसको दिए गए थे? वहां की लोकल कम्युनिटी को दिए गए थे। अब उसके बाद क्या होता है? ब्रिटिशर्स आते हैं और ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? यहाँ पर इस चीज को टेक ओवर कर लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पे मैसिव डिस्ट्रप्शन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे फॉल्स आइडिया आपका यहाँ पर आता है एमिनेंट डोमेन करके, जिसमें 1878 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आपका पास किया जाता है। अब इसमें मेनली क्या कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट है तो ये क्या है? फॉरेस्ट को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू मैक्सिमाइज टिम्बर एंड रेवेन्यू। तो यहाँ से टिम्बर को कलेक्ट किया जाएगा और रेवेन्यू को जनरेट किया जाएगा। इसलिए अब ये जो फॉरेस्ट है वो किसके कंट्रोल में आ गया? यहाँ पर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। तो लोकल कम्युनिटी का यहाँ पर जो प्रॉपर्टी राइट है वो एक तरीके से क्या होता गया? आपका हटता गया। ये आपका पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो इनजस्टिस कैसे इम्पोज होता है कॉलोनियल फॉरेस्ट में, कि इस पॉलिसी में क्या क्या फॉर्म्स थे, नॉर्म्स थे। पहला ये था कि नाउ दैट फॉरेस्ट वर सीन एज अ प्राइमरली अ टिम्बर रिसोर्सेज। यहाँ पे फॉरेस्ट को टिम्बर रिसोर्सेज की तरह देखा गया, जिसके कारण यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन था उसको बैन कर दिया गया। नाउ सेकंड इसमें क्या था कि सर्वे किया गया, सेटलमेंट जो भी एग्रीकल्चर लैंड थे, तो ये कहा गया कि
यहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर मतलब खेती नहीं करेगा। थर्ड इसमें कहा जा रहा है कि टू इंश्योर लेबर फॉर फॉरेस्ट्री ऑपरेशन फॉरेस्ट विलेजेस वर क्रिएटेड। अब यहाँ पर जो फॉरेस्ट के, अब जो आपको टिम्बर, आपको रिसोर्सेज यहाँ से निकालने, तो उसके लिए आपको लेबर भी चाहिए। तो उस लेबर के लिए उन्होंने क्या किया, लेबर विलेज यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक है, फॉरेस्ट विलेज के नाम से उसको यहाँ पर क्रिएट किया, जिसमें मेनली जो आदिवासी थे उनको यहाँ पर लीज में फॉरेस्ट लैंड को दिया जाता था, और उनसे उसमें मतलब क्या किया जाता है, इस फॉरेस्ट विलेजेस में, फॉरेस्ट विलेज की बात करते हैं तो उसमें जो आपके लेबर्स थे उनको फॉरेस्ट लीज में दिया जाता था, और उन्हें मतलब कि कंपलसरी क्या बना दिया जाता था, आपको बॉन्डेड लेबर यहाँ पर उनको बना दिया जाता है। क्या ठीक है, कि आपको लीज पर ये दिया जा रहा है, लैंड दिया जा रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप बॉन्डेड लेबर यहाँ पर बन चुके हैं। ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे डी फैक्टो ओपन एक्सेस यहाँ पर सारी चीजें होने लगती हैं। अब फिर जो जमींदारी थे, प्रिंसली स्टेट थी, अब क्या होता है, आपका इंडिपेंडेंस मिल जाती है। ये तो आपकी इंडिपेंडेंस से पहले की स्टोरी थी। अब इंडिपेंडेंस मिलती है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं और जमींदारी स्टेट्स होते हैं, उनको इंडिया में क्या करना था, एसिमिलेट करना था। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरिया थे तो उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं की गई और उनको स्टेट के साथ यहाँ पर अपने साथ एसिमिलेट कर लिया गया। फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, जो इंक्रोचर्स थे उनका यहाँ पर दबदबा सबसे ज्यादा बढ़ने लगा। जो वो क्या करने लगे, क्योंकि उनका तो राइट है ना, वो कहाँ जाएंगे, तो वो फॉरेस्ट एरिया को इंक्रोच करने लगे, और ये जो इंक्रोचर्स था ये सबसे ज्यादा यहाँ पर बढ़ने लगे। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये कहा गया कि लेटर ये जो फॉरेस्ट लैंड है उनको ग्रो मोर फूड कैंपेन के अंदर, इनिशिएटिव के अंदर लाया गया, जिससे कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उनको रेगुलाइज किया जा सके और उनकी नीड को हम क्या कर सके, फुलफिल कर सके। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट ने ये किया कि उनकी जो भी फॉरेस्ट लैंड थे उनको लीज पर दिया, और जिसमें यहाँ पे ग्रो मोर फूड और भी यहाँ पर कैंपेन और इनिशिएटिव्स लिए गए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो कम्युनिटीज थी उनको डिस्प्लेस किया गया। अब जब डिस्प्लेस होता है कोई भी पर्सन तो हम क्या करने लगते हैं, इंक्रोचमेंट आपका होने लगता है ना। हम उस कोई भी अगर आपको खाली एरिया दिखता है तो हम वहां पर जाकर सेटल होने लगते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। फिर हमने देखा 1972 में आपका क्या आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आता है, और 1980 में आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट FCA एक्ट आता है, जिसमें यहाँ पर मेनली कहा जाता है कि एमिनेंट एंडोमेंट बिकेम द 6th and 7th फॉर्म ऑफ इनजस्टिस। यहाँ पर 6th और 7th फॉर्म ऑफ इनजस्टिस यहाँ हमारे सामने निकल कर आते हैं। इसमें मेनली क्या किया जाता है, जो लैक्स ऑफ कम्युनिटीज वर फोर्सिबली रीसेटल व्हेन क्रिएटिंग सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आता है, इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक इनजस्टिस करता है। क्या इनजस्टिस करता है कि हमने इन एक्ट के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है आपकी और नेशनल पार्क्स को क्रिएट करने की बात की। अब उसे क्रिएट करना है तो क्या होता है, जितनी भी आप पे आसपास लोकल कम्युनिटीज थी हमने उनको फोर्सफुली क्या किया, रीसेटल किया। तो ये यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। तो लोकल जो कम्युनिटीज थी उन्होंने इन सारी चीजों को कंसिडरेशन लिया, और फिर इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि हैफ्टी नेट प्रेजेंट वैल्यू फीस ऑन द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर फिर क्या आता है, आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट आता है। ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, रिमार्केबल होता है। ये क्या करता है, आपको एक तरीके से जो भी लोकल कम्युनिटीज ने इनके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करता है, और यहाँ पर 3 बॉर्ड यहाँ पे जो उनके हैं उसको रीएड्रेस किया जाता है। पहला जो इशू होता है इंक्रोचमेंट का, उसको एड्रेस किया जाता है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। आपका जो इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स है इसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, सो डिसंबर इन 2005 फॉरेस्ट विलेजर्स आर टू बी कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यूज। जो फॉरेस्ट विलेज यहाँ पर क्रिएट किया गया था उसे यहाँ पर बनाया गया, उसे कन्वर्ट किया गया कि हम क्या करेंगे, उसे रेवेन्यू विलेज की तरह बनाएंगे। द इशू ऑफ एक्सेस एंड कंट्रोल इज एड्रेस बाय रिकॉग्नाइजिंग राइट्स ऑफ विलेज कम्युनिटीज टू एक्सेस द यूज ऑफ फॉरेस्ट टू ओन एंड सेल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टू मैनेज फॉरेस्ट। अब यहाँ पर इस एक्ट के बाद ही ये आता है कि जो भी विलेज कम्युनिटीज हैं वो फॉरेस्ट को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, कैसे वहां का जो फॉरेस्ट उसको सेल कर रहे हैं, सारी चीजें, ये पूरा राइट आप किसके ऊपर दिया गया हमें, हमने जो कम्युनिटी राइट्स हैं उनको यहाँ पर सारी चीजें दी गई। तो एक तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोसीजर चलता है। अब डेमोक्रेटिक प्रोसीजर की यहाँ पे बात की जाती है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, आपका डिस्टॉर्शन हो रहा है। डिस्टॉर्शन कैसे हो रहा है कि इंडिविजुअल राइट्स एंड प्रोजेक्टेड द एक्ट एंड इंक्रोचमेंट regularization scheme. Some even encourages illegal new cultivation in new pockets. But even the recognition of IFR individual forest rights were done rather shabbily. तो यहाँ पर उनके rights को बहुत ही shabbily किया गया।
फिर यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसमें कहा जा रहा है कि इंप्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा लैक्यूना है, ठीक है, कि मतलब जो कम्युनिटीज़ हैं वो क्या कर पा रहे हैं, उनके जो एक्सट्रीमली उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा उनके राइट्स को, जो कम्युनिटी राइट्स को टू एक्सेस मैनेज फॉरेस्ट लूजली कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। सो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है एट द एंड में मेनली ये कहा गया है कि एज पॉलिटिकल रिजीम चेंजेस एंड द मेमोरी ऑफ द स्ट्रगल द लेट द passage of this act fades, call for shutting down for FRA implementation have emerged। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल रिजीम है वो आपकी चेंज होती रहती है। ये एक्ट कब आया था आपका 2006, आज क्या है आपका 2023, तो टोटल यहाँ पर 17 साल हो चुके हैं और इस 17 साल में कई बार कितनी गवर्नमेंट्स यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हमने क्या किया था, इस एक्ट को यहाँ पर इसलिए पास किया था, इस एक्ट को इसलिए लेकर आए गए थे कि जो कम्युनिटीज हैं जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया है लोकल कम्युनिटी के लोगों ने, उसको हम क्या कर सकें, उनको एड्रेस कर सकें और उनके राइट्स यहाँ पर दे सकें। बट अब हमें क्या देखता हो नजर आ रहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इमर्ज होकर आ रही है, तो यहाँ पर ये जो राइट्स है उसको हमें क्या करना होगा, खत्म करना होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे मिशन चलाए जा रहे हैं और यहाँ पर आप देखेंगे हिस्टोरिक इनजस्टिस विल रिमेन अनएड्रेस। अगर हमने इसका सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं किया इस एक्ट का, तो जो हिस्टोरिक इनजस्टिस है वो अनएड्रेस रह जाएगा। फॉरेस्ट गवर्नेंस विल रिमेन हाईली अनडेमोक्रेटिक। यहाँ पर जो फॉरेस्ट गवर्नेंस है वो हाईली अनडेमोक्रेटिक रहेगी आपकी। जो इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड विल रिमेन अनरियलाइज। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के पास एक बहुत बड़ा जो पोटेंशियल है और सस्टेनेबल लाइवलीहुड की जो हम बात करते हैं वो यहां पर आपका पीछे रह जाएगा। तो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। हम थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या है ये एक्ट। सो ये आपका कब आता है, 2006 में आता है। राइट्स फॉर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, जो FDSTs आपके होते हैं, एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑन विच दीज कम्युनिटीज वर डिपेंडेंट फॉर वेराइटी ऑफ नीड्स इंक्लूडिंग लाइवलीहुड, हैबिटेशन एंड अदर सोशियो कल्चरल नीड्स। तो ये जो आपके OTFD हैं और FDST हैं, फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज, और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ये किस पर डिपेंड होते हैं, आपके फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर वेराइटी ऑफ नीड्स लाइक इंक्लूडिंग लाइवलीहुड, हैबिटेशन एंड सोशियो कल्चर नीड्स। ओके, सो इट रिकॉग्नाइजेस एंड वेस्ट फॉर फॉरेस्ट राइट्स एंड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर उनको जो भी ऑक्यूपेशन है फॉरेस्ट राइट्स उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इस एक्ट को लेकर आए थे। इस एक्ट के अंदर क्या क्या आपके राइट्स हैं, टाइटल का राइट है, यूज का राइट है कि हम यहाँ पर कितना माने, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ग्रेजिंग एरियाज है, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स है, ये सारे यूज का राइट्स है। उसके बाद फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी यहाँ पर राइट होता है कि उनके पास ये राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, जिस एरिया में यहाँ पर रह रहे हैं तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, रीजनरेट करेंगे, कंजर्व करेंगे, मैनेज करेंगे एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज विच हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज। तो जिस तरीके से उन्होंने सस्टेनेबल यूज को वो क्या करते थे, मतलब सस्टेनेबली आपका फॉरेस्ट रहे, इसके लिए वो अपने तरीके से यहाँ पर उसको मैनेज करते थे और कंजर्व करते थे। तो ये पूरा एक्ट था। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया जा रहा है, मेनली किस पर बात की जा रही है, डिलिमिटेशन पर बात की जा रही है। इस पूरे आर्टिकल का अगर हम पूरा क्रक्स निकाल कर देखें तो इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, डिलिमिटेशन की, ठीक है। अब इसमें जो आप देखेंगे इसका जो हेडिंग है, आर्टिकल का टाइटल है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वहां पर जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये बहुत बड़ा आपका पॉलिटिकल राइट है और ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है। अब यहाँ पर हर एक पर्सन की जो 1 वोट की वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। सो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। लेकिन ये जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। कम कैसे हो रही है, ये अब हम बात करते हैं किसकी, डिलिमिटेशन की, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्वांटिटेटिव डायलूशन यहाँ पर हो रहा है। आपको ये वर्ड याद रखना है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास नया वर्ड निकल कर आया है। क्वांटिटेटिव डायलूशन हैपेंस व्हेन वोट्स रिसीव अनइक्वल वेट। यहाँ पर जो वोट्स रिसीव हो रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उस पर्सन की वोट की वैल्यू कम होगी, लेकिन वो पर्सन कहाँ से वोट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका हो गया यूपी और ये हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उस सीट में, मान लीजिए पार्लियामेंट में 2 सीट्स का रिप्रेजेंटेशन है और इसका यहाँ पर 10 सीट का है, तो यहाँ पर जो वेटेज है, यहाँ के लोगों की जो वेटेज है, वोट की वैल्यू है, वो उनका जो मतलब एक तरीके से हम क्वांटिटेटिव जो है डायल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। मतलब आपको क्वांटिटेटिव डायल्यूशन यहाँ पर क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ पर ह्यूज नंबर, मतलब डेविएशन यहाँ पर ड्यू टू दिस पॉपुलेशन। अब ये प्रॉब्लम कैसे आई, जैसे कि आप सभी को पता है कि जब
क्या होता है आपका, हम यहाँ पर पॉपुलेशन को क्या करने की, कंट्रोल करने की जब कोशिश कर रहे थे, तो सदर्न स्टेट्स ने यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और जो नदर्न स्टेट्स की हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं, तो वहां पर वो इतना अच्छा पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अब हम जो आपका पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस बेसिस पर होता है, पॉपुलेशन की बेसिस पर होता है, कि जितनी जिसकी पॉपुलेशन उस बेसिस पर यहाँ पर पार्लियामेंट में उसको क्या मिलेगा, उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अब इसी के कारण क्या हो रहा है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ये एक तरीके से जो डिलिमिट की गई हैं, तो इसके कारण हो रहा है क्या, हमारी जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो रही है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 81 एंड 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट that the ratio of the population for the लोक सभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि यहाँ पर जो रेशियो होगा कैसे लोकसभा का, मतलब पॉपुलेशन लोकसभा में जो और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कॉन्स्टिट्यूंसीज में किस बेसिस पर होगा, रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा। ओके, आर्टिकल 327 की बात करते हैं। इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉज रिलेटेड टू द डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज। यहाँ पर ये किसको एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। कौन, आर्टिकल 327 कि आप क्या कर सकते हैं, यहां पर कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करना है, मतलब कि कितना आपका जो बाउंड्री एरिया है उसको डिफाइन करना है, ये आपके ऊपर है, और कोई भी कोर्ट इस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 330 एंड 332 की। ये किसकी बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट किया जाता है तो उस टाइम पर हमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। अब देखिए कई बार क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो डिलिमिटेशन आपका होता है, अब यहाँ पर आप देखेंगे द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर डिलिमिटेशन कमीशन एज फार, मतलब अब तक यहाँ पर टोटल आपके 4 डिलिमिटेशन जो कमीशन से वो क्रिएट किए जा चुके हैं। कौन कौन से, इन 1952, इन 1962, 1972 एंड 2002। फर्स्ट यहाँ पर 1956 में होता है, जिसमें यहाँ पर 86 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 2 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूंसी को आइडेंटिफाई किया गया था। फिर उसको धीरे धीरे यहाँ पे आपका क्या आता है, 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी एबोलिशन एक्ट 1961 आता है, जिसके तहत इसको एबोलिश कर दिया जाता है। फिर सेकंड आपका होता है 1967 में, जिसमें यहाँ पर जो लोकसभा के मेंबर्स का जो नंबर होता है 494 से 522 यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है। स्टेट असेंबली सीट की बात करते हैं, इसको भी यहाँ पर इंक्रीज किया जाता है। फिर आता है आपका थर्ड डिलिमिटेशन। तो 1976 में यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 552 से यहाँ पर लोकसभा, फिर से ये नंबर को क्या किया जाता है, आपका इंक्रीज किया जाता है। लोकसभा में 543 होता है और स्टेट असेंबली में 3997 यहाँ पर होता है। फिर आपका क्या होता है, ड्यू टू फियर of the more imbalance of representation the 42nd amendment act 1976 froze the population figure। फिर यहाँ पर 42nd amendment आता है 1976 में, वो क्या करता है 1971 का जो सेंसस होता है उस बेसिस पर यहाँ पर जो पार्लियामेंट की सीट्स हैं उसको फ्रोज कर दिया जाता है, उसको फ्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ऑब्जेक्शन है वो उठाए जा रहे थे। क्यों उठाए जा रहे थे, जैसा कि हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन के बेसिस पर, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल बहुत अच्छे से किया था, मैनेज बहुत अच्छे से किया था सदर्न स्टेट्स ने, बट नदर्न स्टेट्स ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर डिलिमिटेशन होगा। अब आपका फिर से डिलिमिटेशन यहाँ पर किया जा रहा है, तो एक तरीके से जो डिलिमिटेशन होता है ना, वो वोट की जो वैल्यू होती है उसको डाइल्यूट कर देता है। अगर हम राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर 125% यहाँ पर जो आपका है पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है इन बिटवीन 1971 से लेकर 2011 में। बट हम केरल की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, गोवा, उड़ीसा, यहाँ पर 100% जो है पॉपुलेशन आपकी कंट्रोल में है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा ह्यूज हमारे सामने निकल कर आता है। अब आप एमपी और यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए। यूपी और एमपी में अगर हम एवरेज रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो कितना है, 2.53 मिलियन पीपल, और यही हम अगर तमिलनाडु में देखते हैं तो वो कितना है, 1.84 मिलियन पॉपुलेशन। तो एक तरीके से इससे क्या होता है, आपका क्वांटिटेटिव डायल्यूशन यहाँ पर होता है। सो इसमें यहाँ पर वोट की जो माइनॉरिटीज के वोट्स हैं उन बहुत ही वो इनसिग्निफिकेंस हो जाते हैं। जो आपकी माइनॉरिटीज है, फॉर एग्जाम्पल 50 है, और उस 50 में से यहाँ पर 5 क्या माइनॉरिटी के मेंबर्स हैं, माइनॉरिटीज हैं आपकी, तो वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से इनसिग्निफिकेंस हो जाते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। फर्स्ट इज क्रेकिंग, तो वेयर द डोमिनेंट बाय माइनॉरिटीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पर अगर मान लीजिए माइनॉरिटीज ज्यादा है, लेकिन वो क्या है, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड हो गए, तो ये क्रैक हो गया आपके। दूसरा आपका
स्टैकिंग में क्या होता है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन को सबमर्ज कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मेजोरिटी में, मतलब मेजोरिटी ज्यादा हो गई और माइनॉरिटीज वहां पे दब जाती हैं। फिर होता है आपका पैकिंग। तो पैकिंग में क्या होता है, जो माइनॉरिटीज आर पैक्ड विद इन अ फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हमने ऐसा कर दिया कि कुछ ही माइनॉरिटी जो भी माइनॉरिटीज एरिया है ना, तो उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पैक करके रख दिया, अब वो कहीं और नहीं जा सकते। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर आपकी हम बात करते हैं एक सचार कमेटी रिपोर्ट आती है। सचार कमेटी रिपोर्ट ये किसकी बात करती है, इन अ मेजोरिटी ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर एससीज बाय डिलिमिटेशन कमीशन 1972 एंड 76 द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम बस मोर देन 50%। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सीट्स रिजर्व की गई थी SC STs के लिए, वो कितना था, 50% रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया, मतलब उनके लिए सीट्स को रिजर्व किया गया। लेकिन हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यादा थी, और जहां पर पॉपुलेशन कम होती है, मुस्लिम पॉपुलेशन कम होती है, अगर हम दूसरी कम्युनिटी की बात करते हैं वो कम होती है, तो वहां पर क्या होता है, जो SC STs है उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ज्यादा दिया जाता है। सो इसमें एट द एंड यही कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट डिलिमिटेशन यहाँ पर कमीशन यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो क्वालिटेटिव डायल्यूशन होगा माइनॉरिटीज का, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन सेलेक्टिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। तो देखिए यहाँ पर 12 ऑफ दिसंबर को राज्यसभा ने क्या किया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 को पास किया। ये आपको याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, इसमें हम क्या करेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा, इसके लिए क्या किया गया, एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इस पैनल में कौन कौन है आपके, जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे, और एक आपकी सिलेक्शन कमेटी होगी, वो सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर नेम को रिकमेंड करेगी। इसमें कौन कौन है आपके, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ पे जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। तो ये आपकी सिलेक्शन कमेटी होगी, ये नेम को यहाँ पर क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, उन्हें यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उन्हें अपॉइंट करेंगे। ओके, सो आई होप दिस इतना क्लियर होगा आपको। तो इसमें सिर्फ ये आपके लिए फैक्ट है और इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज भूटान टू हैव मैसिव ग्रीन सिटी अलोंग असम बॉर्डर। अब देखिए यहाँ पर पोस्ट कोविड के बाद से ये कहा जा रहा है कि हम बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, स्पेशली हम बात करते हैं लीस्ट डेवलप कंट्रीज की। तो भूटान यहाँ पर प्लान कर रहा है, भूटान प्लान्स टू बिल्ड अ मैसिव इंटरनेशनल सिटी। यहाँ पे एक मैसिव इंटरनेशनल सिटी को बनाया जाएगा, जो कितना एरिया कवर करेगा, 1000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इट्स बॉर्डर विद आसाम एंड भूटानिज। तो यहाँ पर जो आसाम और भूटान का जो बॉर्डर है, वहां पर ये 1000 किलोमीटर का जो पूरा एरिया स्क्वायर किलोमीटर में यहाँ पे एक इंटरनेशनल सिटी को यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा। तो ये बहुत ही मैसिव प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 2 बिलियन ऑफ जो पॉपुलेशन यहाँ पे साउथ एशिया में यहाँ पर रह रही है, उनके लिए एक माइंडफुल सिटी का यहाँ पर आइडिया दिया गया है, जिसमें हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं आपके, और भी सारी चीजें हैं। यहाँ पे जीरो एमिशन को भी इंक्लूड किया गया है कि यहाँ पे जीरो एमिशन नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस सिटी को यहाँ पर बिल्ड किया जा रहा है। फर्दर इसमें क्या अपडेट निकल कर आती है, आपसे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज ओनली 2। आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें 2 आपकी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। सो आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज टोटली कंप्लीटली इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस भी यहाँ पर क्लियर होंगे। एक्सप्लेनेशन आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा, पीडीएफ आप लोगों के साथ। सो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ के लिए। तो आई होप आपको सारी चीजें आप यहाँ पर क्लियर होंगी। आज जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस कर ली, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।